गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। बेहतरीन और शानदार करंट अफेयर्स जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जुड़िए सीएल कैरियर एकेडमी पे सुबह 7:30 बजे। मैं मणिभूषण मिश्रा आप सभी लोगों का सीएल कैरियर एकेडमी पे स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स के डेली सेशन में सुबह 7:30 बजे आपको करंट अफेयर्स, उसके साथ उसके स्टैटिक जीके से संबंधित बहुत सारी बातों की जानकारी आपको यहां से मिलेगी जो आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जो भी पिछले एग्जाम हुए हैं हमारे सुबह डेली करंट अफेयर से ही प्रश्न हुए हैं। आप अगर लगातार पढ़ रहे होंगे तो आपके कोई भी प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। आपको एक ही जगह स्टैटिस्टिक्स के करंट अफेयर्स और उससे जुड़ी हुई देश दुनिया की खबरों से जो प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे प्राप्त हो जाता है। तो चलिए हम आज का पहला प्रश्न शुरुआत करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप एग्जाम दे रहे हो और आपने एक पेपर देखा होगा, आप देख रहे होंगे इस तरीके के प्रश्न लगातार पूछे जाते रहे हैं परीक्षाओं में। सलमान रुश्दी, शशि थरूर, वेंकैया नायडू, है ना, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे लेखक हैं जिनकी उपन्यास है, आत्मकथा, इन सब परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो उसी के से संबंधित एक और किताब है विक्ट्री सिटी, अभी हाल ही में उपन्यास है। तो प्रश्न बनाया गया है कि हाल ही में जो विक्ट्री सिटी नया उपन्यास जारी किया है वो किसने किया है। विक्ट्री सिटी नाम से नया उपन्यास किसने जारी किया है ये बताना है। तो विक्ट्री सिटी नाम से नया उपन्यास जो जारी किया है आप देख रहे होंगे, यह जारी किया है सलमान रुश्दी। बहुचर्चित ये लेखक हैं, इन्होंने बहुत सारी उपन्यास लिखे हैं और इनके उपन्यास कम से कम आप परीक्षाओं के पिछले साल के पेपर देखेंगे तो कम से कम 8 से 10 किताबें मिलेंगी इनकी जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो एक विक्ट्री सिटी नाम से इन्होंने एक उपन्यास लॉन्च किया है, जारी किया है, इन्होंने लिखा है। तो ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक किताब के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि ये किताब एक ऐसी महिला का है जो एक शहर पर शासन करने के लिए, एक शहर पर, एक सिटी पर शासन करने के लिए पूरी दुनिया को चुनौती देती है, पूरी दुनिया को चुनौती देती है। और ये एक लगभग 14वीं शताब्दी के आसपास का एक उपन्यास है, उसी पर आधारित है, उसी किताब से महाकाव्य है। 14वीं शताब्दी की एक महाकाव्य है ना, जिसका नाम है इपिक टेल, है ना, इपिक टेल। तो 14वीं शताब्दी, 14वीं सदी आप कह सकते हैं कि महाकाव्य कहानी जो है ये है इपिक टेल, इपिक टेल, है ना, पर आधारित है। यह उपन्यास इसी पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, एक ऐसी महिला का जो पूरी दुनिया से, एक शहर पर शासन करने पूरी दुनिया को चुनौती देती है, तो उसी के चरित्र को और उसी कहानी को यहां पर विक्ट्री सिटी नाम से सलमान रुश्दी ने इसको क्या किया है, लिखा है और एक उपन्यास है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आप ध्यान रखिएगा। यह उपन्यास मूल रूप से संस्कृत में लिखे एक ऐतिहासिक महाकाव्य का अनुवाद है ना। एक मूल रूप से एक और उपन्यास है जिसमें संस्कृत में लिखा गया, उसी ऐतिहासिक महाकाव्य का यह अनुवाद है। संस्कृत में लिखे लिखे एक महाकाव्य का अनुवाद है, महाकाव्य का अनुवाद है जो कि 14वीं शताब्दी के एक महाकाव्य इपिक टेल, है ना, का जो है आप देखेंगे, क्योंकि मूल रूप से महाकाव्य संस्कृत में इसी के जो है कथानक को लिखा गया है ना। इसमें यह अनाथ लड़की पंपा कंपाना की कहानी बताती है जो जादुई शक्तियों से संपन्न है। अनाथ लड़की पंपा कंपाना की कहानी, पंपा कंपाना की कहानी है जो एक अनाथ लड़की है ना। यह एक अनाथ लड़की है जिसकी कहानी को इसमें बताया जा रहा है, जादुई शक्तियों से संपन्न होती है। तो उसी से संबंधित विक्ट्री सिटी किताब है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरीके के प्रश्न जरूर पूछे जाते रहते हैं परीक्षाओं में। आप हमारे सीएल कैरियर एकेडमी से जुड़िए और रोज सुबह 7:30 बजे आप करंट अफेयर्स की क्लास जरूर लीजिए। आपको बेहतरीन, शानदार और परीक्षा में आने वाले करंट अफेयर्स बताए जाएंगे। इसरो और नासा ने मिलकर एक नया सैटेलाइट बनाने का, विकसित करने का एक साथ में मिलकर कर रहे हैं, बना रहे हैं। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है निसार, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, इसका सही जवाब है निसार इज द राइट आंसर।
इसका ए बिल्कुल सही जवाब होगा, निसार, है ना। नासा और इसरो आप देखोगे, दोनों का स्पेलिंग देख लो, उससे पता चल जाएगा, दोनों के स्पेलिंग से ही पता चल जाएगा। NISAR, नासा इसरो, है ना, इससे हो जाएगा नासा इसरो, है ना। आप ये देख सकते हो, IS, है ना, ऑब्जर्वेशन, है ना, इस तरीके से सैटेलाइट है ये। तो निसार नाम दिया है और दोनों को ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न ऐसे हो जाएगा कि हाल ही में इसरो ने किस देश के स्पेस सैटेलाइट के साथ मिलकर निसार नाम का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, यहां पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, पृथ्वी को देखने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए, उस पर नजर रखने के लिए, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और शोध के लिए यह सैटेलाइट लॉन्च किया गया है इसरो और नासा के द्वारा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, आप इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यह संयुक्त रूप से इन दोनों स्पेस एजेंसियों के द्वारा जो है यह विकसित किया जा रहा है। इसका संभावना यह किया गया है कि इसका उपग्रह का प्रक्षेपण सितंबर में किया जाएगा, सितंबर 2023 में, कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सितंबर में प्रक्षेपण के लिए फरवरी 2023 के अंत तक भारत आ जाएगा, या भारत से भेजा जाएगा। कहां से भेजा जाएगा? भारत से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। मतलब इसरो इसको लॉन्च करेगा और यह सितंबर तक आ जाएगा। सितंबर में प्रक्षेपण होगा, इसका प्रक्षेपण संभावित है कि अब फरवरी के लास्ट तक ये भारत में आ जाएगा और भारत इसको क्या करेगा? प्रक्षेपित करेगा, है ना, याद रखना है, भारत इसको प्रक्षेपित करेगा। तो निसार इन्हीं दोनों का है। इसरो और नासा के बारे में जानिए। इसरो जो है भारत का है, ISRO, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई थी जो है इसरो की 1969 में, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी और इसका हेड ऑफिस जो है बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। और इसके जो अध्यक्ष है, निदेशक है, उनका नाम है S सोमनाथ। और इसरो का जो स्पेस लॉन्चिंग सेंटर है वो कहां है? तो वो है श्रीहरिकोटा, जो आंध्र प्रदेश के पास एक द्वीप पर, उस पर है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें नासा का, NASA, नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका पूरा नाम है। ये USA की एक संस्था है, USA की संस्था है, स्पेस एजेंसी है, और यह बनी थी 1958 में, है ना, इसरो से पहले बनी हुई थी। और इसका जो हेड ऑफिस है वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC में इसका जो है ना, इसकी जो है मुख्यालय है। 1958 में स्थापित हुआ था। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन USA की स्पेस एजेंसी है, इन दोनों ने मिलकर ये काम कर रहा है। चलिए, ये जरूर आपसे परीक्षा में होगा, याद रखिएगा। RBI कितने शहरों में QR कोड बेस्ड काइन बेंडिंग मशीन के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है? आप ये क्या समझ रहे हैं? देखिए, इस नाम को अच्छे से पढ़िए। RBI गोइंग टू स्टार्ट पॉइंट प्रोजेक्ट फॉर QR कोड बेस्ड कॉइन बेंडिंग मशीन। जैसे अभी आप बेंडिंग मशीन देखते हो, जो बेंडिंग मशीन जो रुपए निकाले जाते हैं, उसमें क्या होता है? नोट निकलते हैं। अब नोट की जगह सिक्के वाली मशीन, QR कोड बेस्ड होगा कॉइन बेंडिंग मशीन, है ना। QR कोड बेस्ड कॉइन बेंडिंग मशीन के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो कितने, है ना, शहरों में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12 शहरों में कॉइन के लिए, है ना, बेंडिंग मशीन। 12 शहरों में कॉइन बेंडिंग मशीन शुरू किया है इसरो ने, सॉरी RBI ने। कोई व्यक्ति एक QR कोड स्कैन कर और UPI से पेमेंट कर कॉइन बेंडिंग मशीन से सिक्के निकाल सकेगा ना। QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं और QR कोड से पेमेंट करके UPI के थ्रू आप कॉइन प्राप्त कर सकते हैं, कॉइन वहां से निकाल सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से।
देश में सिक्कों की किल्लत को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है। यह पायलट सब प्रोजेक्ट सफल रहा तो बैंकों को इस तरह की मशीनें लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको यह जो है आदेश अनुमति दिया जाएगा। कॉइन वेंडिंग मशीन स्वचालित मशीन है जो बैंक करेंसी नोटों के बदले सिक्के बांटती हैं। ये वेंडिंग मशीन बैंक नोटों के बजाय यूपीआई का उपयोग कर ग्राहक के खाते में रकम लेंगी और उनको उतनी कीमत के सिक्के वितरित करेंगी जितने इससे सिक्कों की उपलब्धता आसानी से होंगी। जैसे आप किसी के खाते में आप पैसे भेजते हो, चला जाता है, उसी तरीके से आप उनके खाते में पैसे भेज दीजिए, आपको उतने का कॉइन मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये स्वचालित एटीएम के जैसे ही काम करेगा। तो 12 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरबीआई ने शुरू किया है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई 1935 में, है ना, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल से कार्य शुरू किया। स्थापना भी 1 अप्रैल का ही है, 1935 में 1 अप्रैल से। 1934 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसका हेड ऑफिस कहां है? मुंबई में इसका हेड ऑफिस है। और इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। और आरबीआई की जो स्थापना हुई थी हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर, आयोग की सिफारिश पर हुआ था, सिफारिश पर हुआ था। आरबीआई के जो पहले गवर्नर रहे वो कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ रहे थे। आरबीआई भारत में सिक्के जारी करने, नोट मुद्रा जारी करने, शेयर जो सरकार का होता है उसको करने, सरकार के बैंक के रूप में, बैंकों के बैंक के रूप में मौद्रिक नीति जारी करने के लिए सब आरबीआई के काम है। ये सब आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, काला घोड़ा कला महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है? दुनिया का सबसे बड़ा महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है काला घोड़ा कला महोत्सव। ऐसे ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते रह रहे हैं। देखो, काला घोड़ा ना कला महोत्सव, वेयर इज द काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? वेयर इज द काला घोड़ा कला महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड? वेयर इज द काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड? बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, कोची, मुंबई। कहां पर इसका आयोजन हुआ? दुनिया का सबसे बड़ा एक प्रकार का फेस्टिवल है जो लगभग मुंबई में आयोजित किया जाता है, मुंबई में आयोजित किया जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे, मुंबई में। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि किस प्रकार का फेस्टिवल है। ये जो फेस्टिवल है जिसका मुंबई में आयोजन है ना किया जाता है, दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल में से एक है। चार से 12 फरवरी के बीच किया गया नृत्य कला और संगीत के लिए बहुत खास फेस्टिवल है। 4 से 12 फरवरी के बीच में हुआ था, फरवरी तक। नृत्य गान, है ना, नृत्य भी होता है इसमें, लोग गाते भी हैं। नृत्य गान कला और संगीत के लिए बहुत ही खास फेस्टिवल, कला के लिए जाना जाता है, यहां जाना जाता है इस तरीके से, है ना। तक मुंबई में हुआ था काला घोड़ा कला महोत्सव, मुंबई में, और ये हर साल मुंबई में ही किया जाता है। ये दोनों बातें याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक उत्सव है। एशिया का भी सबसे बड़ा कहा जाता है, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक महोत्सव है। यही पूछा जाएगा आपसे, बहुसांस्कृतिक महोत्सव है, तो ये याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक महोत्सव काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई, 4 से 12 फरवरी के बीच। नाच गान कला उत्सव सब कुछ इसमें मनाया जाता है। हर साल फरवरी के पहले शनिवार से इसकी शुरुआत होती है और दूसरे रविवार को इसका समापन हो जाता है। फरवरी के पहले शनिवार से शुरुआत होती है और दूसरे रविवार को समाप्त हो जाता है। थीम क्या है? फास्ट फॉरवर्ड। 2023 का थीम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। थीम 2023 थीम फास्ट फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड इसकी थीम है, फास्ट फॉरवर्ड। ये याद रखिएगा, ये थीम आपसे जरूर पूछा जाए। काला घोड़ा कला महोत्सव, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
काला घोड़ा कलम और मुंबई में आयोजित होने वाला एक आर्ट फेस्टिवल है जिसे काला घोड़ा संस्था द्वारा 1999 में शुरू किया गया था। आर्ट फेस्टिवल है, आर्ट मतलब एक कला फेस्टिवल है, आर्ट फेस्टिवल है ना, और शुरुआत 1999 से काला घोड़ा फाउंडेशन के द्वारा। काला घोड़ा भी काला ही होता है, उसमें दिखाया जाता है मूर्ति के रूप में। ये सब याद रखिएगा और इसका उत्तर हो जाएगा डी, मुंबई इज द राइट आंसर। किस कंपनी को एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? ये बहुत बड़ी कंपनी है, भारत की 9 रत्न कंपनियों में से एक है। महारत्न कंपनी है। किस कंपनी को एडीटी बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन है ना, इसको कहते हैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है ना, इसको जो है किया गया है। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड को एसोसिएट फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, एसोसिएट फॉर टैलेंट डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, एसोसिएट फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, एसोसिएट फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी, भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है, बिजली उत्पादन कंपनी है, देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। याद रखेंगे आप लोग इसको। एनटीपीसी 7 नवंबर 1975 को स्थापित हुआ था। स्थापना 7 नवंबर 1975 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और एनटीपीसी के जो निदेशक है गुरदीप सिंह हैं। नई दिल्ली और गुरदीप सिंह जो हैं इसके निदेशक हैं। तो 3 बात और भी ध्यान रखिएगा। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट। इग्लू, ये इग्लू शब्द आप लोग ध्यान रखिएगा, एक जनजाति होती है ना, जो ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। आप देखेंगे कनाडा में और उत्तरी रूस में पाई जाती है ना। उसका नाम बताइए जो इग्लू नाम का घर बनाती है, वो बर्फ का घर होता है ना, बर्फ का घर बनाती है। आपको उसका नाम बताना है उस जनजाति का। तो देखिए ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहां पर खोला गया है? आप समझ लो कि बर्फ के घर के अंदर ये रेस्टोरेंट खोला गया होगा। इतना हाई टेम्परेचर पर होता है, वहां बर्फ पिघलता नहीं है, माइनस में होता है। बाहर की तुलना में अंदर हल्का गर्म होता है। बॉयलर अगर अंदर का टेम्परेचर -20 हो तो बाहर का टेम्परेचर -35-40 होता है। तो बर्फ के अंदर रहने से ज्यादा थोड़ा गर्मी लगता है ना। तो भारत का पहला ग्लास इग्लू तो शुरू हुआ गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर। क्या सही जवाब हो जाएगा ए, गुलमर्ग। ये जो मर्ग है ना, घास के मैदान होते हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, घास के मैदान होते हैं, तो ये गुलमर्ग में शुरू किया गया है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। गुलमर्ग में शुरू किया गया है। कांच की दीवार वाले इस रेस्टोरेंट को गुलमर्ग के कोलाहोई ग्रीन हाइट्स होटल ने बर्फ के बीच में बनाया है। कांच की दीवार में बर्फ के बीच में बनाया है। 2 साल पहले इसी होटल में गुलमर्ग को स्नो इग्लू बनाया था। एशिया का सबसे बड़ा स्नो इग्लू है। इस ग्लास इग्लू में एक बार में 8 लोग बैठ सकते हैं। इस ग्लास इग्लू में है ना 8 लोग बैठ सकते हैं। इसमें कहा सा है कि इसमें कांच की दीवार का भी इस्तेमाल किया गया है। कांच की दीवार का है ना, बर्फ के अंदर कांच की दीवार बना के फिर ये बनाया गया है। तो बर्फ के अंदर बना है, इसीलिए इसको हम इग्लू कहते हैं, है ना, इग्लू। तो ये ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर जो है, जिसमें गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी जो है वो है श्रीनगर। और इसके जो है एलजी जो है वो है मनोज सिन्हा।
मनोज सिन्हा इसके क्या है, एलजी हैं, ये भी याद रखना है। अभी लद्दाख के एलजी बदल गए हैं, बीडी मिश्रा हो गए। लद्दाख के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल जो बन गए हैं बीडी मिश्रा। तो ग्लास इग्लू ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, भारत ने तुर्की और सीरिया में, अब देखेंगे आप, भूकंप आया था, दोनों में काफी लोग मारे गए हैं इस भूकंप से। भूकंप प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, है ना? तो इसमें जो चलाया गया है 4 विकल्प है, उसमें देखेंगे ये वाला ऑप्शन होगा सी इसका सही जवाब। ऑपरेशन दोस्त चलाया, जिसमें भूकंप में जो तुर्की में लोग मारे गए उनके बचाव राहत कार्य के लिए बहुत सारे सामान भेजे गए, डॉक्टर भेजे गए। भारत ने एक ऑपरेशन दोस्त चलाया और तुर्की और सीरिया में जो भूकंप प्रभावित लोग थे उनको बचाने में काफी मदद की है और काफी सहायता भी किया है भारत ने, है ना? तो ये आप देखेंगे जरूर, ये आप याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि तुर्की और सीरिया में भूकंप से प्रभावित लोगों के बचाव कार्य के लिए फील्ड अस्पताल, आपूर्ति और बचाव कर्मियों को तैनात भी किया। साथ ही भारत ने तुर्की के लोगों की मदद के लिए सेना, एयरफोर्स के जवान, एनडीआरएफ और डॉक्टर्स की टीम भी भेजी। बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भी भेजी। तुर्की सीरिया में 7.8 रिक्टर स्केल पर भूकंप है ना, ये जो है, या वहां पर भूकंप जो आया था वो लगभग 7.8 तीव्रता का भूकंप जो है वहां पे आया था, भूकंप आया था, जिसमें काफी ज्यादा लोग, हजारों लोग मारे गए हैं। तुर्की, देखो तुर्की ने अपना नाम बदल दिया। तुर्की जो देश है उसका नया नाम तुर्की रख लिया है, इसलिए यहां पर हमने तुर्की लिखा है ना? ऑपरेशन दोस्त चलाकर उनकी काफी राहत की है, काफी सहायता की है। तुर्की की राजधानी कहां है? तुर्की की राजधानी बताएं। तुर्की की राजधानी अंकारा, ये याद रखिएगा। और सीरिया की राजधानी आप लोग बताइए कहां है? सीरिया की राजधानी आपको बताना है। सीरिया की कैपिटल कहां है? ये सारी बातें आप लोग अगर खोजेंगे और पढ़ेंगे तो और बेहतर होगा। सीरिया। किस देश के क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने टेस्ट क्रिकेट में 2 देशों के लिए शतक लगाया है? वो 2 देशों से खेल चुका। क्या नाम है इसका? गैरी बैलेंस। गैरी बैलेंस किस देश का क्रिकेटर है? गैरी बैलेंस, जिसने टेस्ट क्रिकेट में, ध्यान देना है, 2 देशों के लिए, है ना, शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए। अर्थात ये इसके पहले भी किसी ने किया है। तो गैरी बैलेंस जो है जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में शतक लगाया है जिम्बाब्वे के लिए, लेकिन इसके पहले ये इंग्लैंड से भी खेल चुके हैं, है ना? तो ये इंग्लैंड से भी खेल चुके हैं, इंग्लैंड के लिए भी शतक लगाया है, इंग्लैंड के लिए भी खेलकर शतक लगाया है, खेला है और शतक लगाया है। तो जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं और इन्होंने इंग्लैंड से भी खेला है और शतक लगाया है। अब जिम्बाब्वे के लिए खेलकर भी शतक लगाया इन्होंने। तो इस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में 2 देशों के लिए शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला कौन है जो इसी तरीके से शतक लगा चुका है? पहला खिलाड़ी कौन है जो शतक लगाया है? तो दक्षिण अफ्रीका में केपलर बेल्स ऐसे खिलाड़ी हैं। पहले कौन है? पहले ये ध्यान रखना, केपलर वेल्स, है ना? केपलर वेल्स ये हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं, दक्षिण अफ्रीका के लिए भी शतक लगाया। और केपलर वेल्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेला। तो केपलर वेल्स ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों के लिए लगाया इन्होंने। तो पहले खिलाड़ी हैं ये, और दूसरे खिलाड़ी हो गए हैं गैरी बैलेंस, जिन्होंने 2 देशों के लिए टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाया है। तो ये बात याद रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण होगा। केपलर वेल्स या केपलर बेल्स, है ना? चलिए, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा बी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल क्या है? आयुष मंत्रालय है। संयुक्त रूप से कहां पर एकीकृत चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया? दोनों लोगों ने मिलकर कहां पर एक इंटीग्रेटेड, है ना, इंटीग्रेटेड का मतलब एकीकृत चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में इन लोगों ने मिलकर एक चिकित्सा केंद्र जो एकीकृत इंटीग्रेटेड है ना,
इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड मेडिकल सेंटर, है ना, कहां पर, दिल्ली में। दिल्ली में खोला इन्होंने इंटीग्रेटेड मेडिकल सेंटर। तो आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, महत्वपूर्ण नहीं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, आप लोग याद जरूर रखिएगा। एक अपने आप में बहुत शानदार प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न जो है लगातार पूछे जाते रहे हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में किया गया, इसका उद्घाटन कहां हुआ, दिल्ली के सफदरजंग, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। अस्पताल में उद्घाटन हुआ, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इसका उद्घाटन हुआ, है ना। एकीकृत चिकित्सा केंद्र का एलोपैथी में आधुनिक प्रगति का उपयोग करने के साथ साथ एकीकृत चिकित्सा का उद्देश्य भारत की समृद्ध विरासत, चिकित्सा ज्ञान क्षमता का उपयोग करना इसका लक्ष्य है। यह केंद्र आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों का उपयोग कर मरीजों का इलाज करेंगे। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी चिकित्सा प्रतिष्ठानों, विशेषकर देश के सभी एम्स में एकीकृत चिकित्सा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। तो इसी तरीके से इन दोनों का ध्यान रखिएगा। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन, जलमार्ग, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय बंदरगाह और नौवहन मंत्री भी हैं। बंदरगाह, नौवहन, आयुष, ये तीन मंत्रालय, आयुष, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया है। याद रखिएगा, दोनों लोगों ने मिलकर के। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, न्यू दिल्ली। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर एक समिति का गठन किया है। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर क्या किया है, एक समिति बनाई है ना, इस पर विचार और सुधार के लिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए, मनोज गोविल, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें इस डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून में 16 सदस्यों की समिति गठित की गई है, समिति गठित की गई है, यह बात ध्यान रखिएगा। 16 सदस्यों की समिति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, ये हो जाएंगे मनोज गोविल इज द राइट आंसर। राइट आंसर है ए, मनोज गोविल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनोज गोविल इसका सही जवाब होगा। सही जवाब इसका होगा मनोज गोविल। सरकार को 3 महीने के भीतर डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम का मसौदा प्रस्तुत करेंगे। 3 माह में इस कानून का मसौदा पेश करेंगे, मसौदा पेश करेंगे। कौन करेगा, समिति करेगा, इसीलिए गठित हुआ है। तो ये जो प्रतिस्पर्धा कानून हो, इसका मसौदा जो है इनको 3 महीने का समय दिया गया, 3 महीने के लिए गठित हुआ, है ना। तो ये बातें ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपको परीक्षा के लिए। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देखेंगे इसी तरीके के प्रश्न लगातार पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए आज के लिए सारे प्रश्न आप लोग लिख लीजिए, इनसे जुड़े हुए सारी बातों पर आप जो है पढ़िए, लिखिए और इसको लगातार प्रैक्टिस में ले आइए। आपको अपने नॉलेज को बढ़ाइए और ये जरूर समझिए कि किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में आएंगे। पेपर देखिए, इस प्रश्न को देखिए और फिर पढ़िए और लिखिए। चलिए कल फिर मिलेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।